राजा ने पूछा है सोशल मीडिया के जरिए कि पहले ये तिलक लगाते थे, मंदिर जाते थे, अचानक क्या हुआ कि सब छोड़ दिया? तो मेरे तिलक की एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है कि जब मेरा लॉ फाइनल हुआ देहरादून, पहली बार ऐसा था कि वो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे और बच्चियां, उन्होंने प्रयास किया कि हम जो है फेयरवेल पार्टी देंगे। और ये मेरे लिए एक नया अनुभव था। मैं तो कॉलेज में उस दिन गया, मुझे पता लगा कि पार्टी है लॉ वालों की, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। तो जब मैं वहां गया, हमारे यहाँ मैंने कहा कि बेटियों की, महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट होती है। अलग अलग कल्चर है भारत में, बहुत अलग अलग तरह की चीजों का, बहुत मजेदार है। आप जाओगे महाराष्ट्र में, वहां वो नारियल भी आपके हाथ में थमाते हैं, टीका भी लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, कोई नीला लगाता है, कोई लाल लगाता है। तो मैं जब गया तो एंट्री पे जो बच्चियां खड़ी थी, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, उन्होंने तत्काल वो सबको टीका कर रही थी। तो मेरे लिए अच्छा, मैं उस तरह की चीजों में तब तक इस तरह से इन्वॉल्व भी नहीं था। तो मैं आराम से गया, मैंने उनके बहनों ने कोई प्यार दिया, मैंने उसका स्वागत किया। और क्योंकि मैं सोशल मीडिया से बहुत लंबे समय जुड़ा हूँ, वो मेरे वही फोटो है। और फिर मैं पूछना चाहता हूँ, मैं टीका लगाता नहीं लगाता, मैं मंदिर जाता नहीं, इससे आम जनता के जीवन में, आम लोगों के जीवन में क्या बदलाव हो रहा है? ये इसको भी महसूस लोगों को करना चाहिए। जो लोग इस तरह की चीजें फैलाते हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि वो इतने दिनों से कुर्सी पर बैठे, उन्होंने क्या जनता का भला किया, और अगर किया है तो 80 करोड़ लोग कौन है जिसको सस्ता राशन दे रहे हो? लव्या का सवाल सिर्फ इतना है कि सब कुछ क्यों छोड़ दिया? मैंने फिर कहा ना आपसे, मैंने कुछ पकड़ा ही नहीं जो मैंने छोड़ दिया। मैंने आपको बताया ना अपने इंटरव्यू शुरू में कि अभी भी मैं अपने गुरु खरबों में जाता हूँ। मैं अभी भी मैं वहां गया ग्वालियर में, जहाँ जो छठवें गुरु थे, गुरु हरगोविंद सिंह जी, जब उनको छोड़ा गया उस गुरुद्वारे में, जहां जिसको बंदी छोड़ उत्सव मनाया जा रहा था, मैं वहां गया। और मैं इसलिए जाता हूं क्योंकि मैं अपने संतों गुरुओं में बहुत आस्था विश्वास रखता हूं। उनकी बातें जो हैं वो सीख देती है, तो मैं उन पर चलता भी हूं। मैं कर्म में भरोसा रखता हूं, भाग्य में नहीं रखता। अमित कुमार ने पूछा है कि आपका मैनिफेस्टो क्या है? जैसे कि आजकल गारंटी स्कीम का दौर चल रहा है, बड़ी गारंटी स्कीम दी जा रही है, आपका क्या मैनिफेस्टो? मतलब कुछ तो ऐसा 5 या 4 बात कही होंगी कि इस ये करेंगे। मैंने जो फील किया कि एजुकेशन, जिससे आदमी को जानकारी बढ़ती है, जिससे उसको ज्ञान बढ़ता है, जिसके उसके भविष्य के रास्ते खुलते हैं। तो जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन के साथ जो है, भाई पैसे वालों के लिए अलग स्कूल और गरीबों के लिए अलग स्कूल, ये जो भेदभाव है, भाई अमीर के बच्चे विदेश पढ़ने जा सकते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे अगर उनमें काबिलियत भी हो तो वो गली में ही घूमेंगे। और फिर उसके साथ जो तमाम तरह से जो है अवसर मिलने चाहिए, वो अवसर नहीं है, चाहे वो स्पोर्ट हो, जो ये जो भेदभाव है, उन सब पे हमारा कंडम है, हम उसका विरोध करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि एजुकेशन सबके लिए इतनी सस्ती हो कि हर लोग उसका लाभ ले सके। आप ही बताओ, कोई गरीब का बच्चा क्या MBBS कर सकता है? अगर किसी कारण से उसको सरकारी कॉलेज नहीं मिला तो प्राइवेट स्कूल के पैसे कहां से लेके आएगा? मैंने खुद देखा, मैं एक हॉस्पिटल में गया अपने बेटे को लेके, वहां की फीस 500 रुपए है डॉक्टर के देखे। आप बताओ कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं? और मैं इस बात का गवाह कि एक व्यक्ति, मेरा साथी जो बहुत पैसे वाला था, वो उसको चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ, वो जिंदा है। लेकिन एक मेरा साथी जिसकी मम्मी को चोट लगी सर में, छोटी सी चोट, लेकिन वो नहीं बच पाई क्योंकि उनको अच्छा इलाज नहीं मिला। और मैंने देखा कि जिन माँ बाप को के बच्चे जो हैं या जो गरीब लोग हैं, वो किस तरह से अस्पताल के बाहर जब वो अपने बच्चों को इलाज नहीं दिला पाते, कितनी तकलीफ है अपनी माँ को, बहन को, और क्या नहीं बीतती होगी, कैसा आक्रोश पैदा होता होगा उनके मन। मैंने देखा लोगों को मरते हुए, मैंने अपने फादर को देखा। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उनका बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराता, मेरे फादर जिंदा होते, उनका आशीर्वाद मेरे साथ होता। और मेरी रीढ़, वो पिता हीरो होता है बेटे का, वो एक रीढ़ की हड्डी के जैसे होते हैं, उनका इतना बड़ा सपोर्ट होता है कि आपको किसी की परवाह नहीं रहती। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इलाज सबके लिए इतना सस्ता हो कि हर कोई इलाज करा दे, इलाज की कमी कारण किसी की जान ना जाए। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जातिगत जनगणना, कि जातिगत जनगणना हो, उसके आर्थिक आंकड़े भी जारी हो, और जहां हिस्सेदारी नहीं है उन सभी डिपार्टमेंट में हिस्सेदारी मिले। और सामाजिक न्याय, भाई जिनके पास भूमि नहीं उनको भूमि, जो भूमि नहीं उनको भूमि मिले, जो खेती का काम करते हैं, जो वास्तविकता में सच्चाई है, जो लोग खेती करना चाहते हैं, जिनके पास रोजगार नहीं उनको रोजगार मिले। और एक जो सबसे बड़ा इशू आज मेरी समझ में आता है, जिस तरह से महिलाओं पर एट्रोसिटी होता है, मैं आपको गारंटी के तौर पर कहता हूँ, मैं और कोई गारंटी दूं या ना दूं, लेकिन जब हम ताकत में होंगे तो कोई बहन बेटी अपने आप को डरावा घबराया हुआ महसूस नहीं करेगी, किसी भी जाति धर्म की, जो आज की कोई भी सरकार नहीं दे पाई। ना आप उसमें मोदी सरकार को अच्छा कह सकते हो, ना
आम आदमी पार्टी को अच्छा कह सकते हो, ना ही आप कांग्रेस पार्टी को अच्छा कह सकते हो, जिनकी बहुत लंबे समय तक सरकारें सेंटर में स्टेटों में रही है। उन सबकी सरकारों के रहते हैं और सारा इंस्टीट्यूशन रहते हैं, फिर भी रेप और हत्याएं होती हैं। और जो ये जातिगत उत्पीड़न है, इस पे भी रोक लगनी चाहिए। जो जाति के आधार पर बटाव समाज है, हम उसको जोड़ के राजनीति कर रहे हैं। जब वो जुड़ जाएगा तो आपस में जो दीवार है वो टूट जाएगी, भाईचारा पैदा होगा। अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए मैं नहीं चाहता कि यहाँ बंटवारा ये बढ़ता रहे। हम लंबे समय से जो है अलग अलग है, इसमें एकजुटता है वो तब होगा जब जाति विहीन समाज बनेगा। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जिन पे हम लोग काम करना चाहते हैं। उनमें प्रमुख जो मैंने आपको बता दी कि एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा हो, हेल्थ का लेवल बहुत अच्छा हो, और जो एट्रोसिटी है उन पर रोक लगे, महिला सुरक्षित हो और लोगों को आगे बढ़ने के अवसर मिले। सरकार ऐसी योजना लाए कि लोग आगे बढ़े। आपने एजुकेशन की बात की, तो एजुकेशन हब ऑनलाइन ने पूछा है कि क्या आपका सपना है मुख्यमंत्री बनने का? ऑब्वियसली इन्होंने यूपी के लिए पूछा होगा, मुझे जितना समझ में आता है। तो मेरा सपना तो बहुत बड़ा है। आपका प्रधानमंत्री वाला ही है, ये आप बता रहे नहीं बहुत बड़ा है तो मतलब देश के लिए। सीरियसली सर, अब मैंने कहा मेरा सपना जरूरी नहीं हो राजनीति की हो। मैंने जो ये सपना आपको बताया ये भी तो मेरा सपना ही है कि एक ऐसा समाज बने, एक ऐसा देश बने, इस तरह का सिस्टम बने, ये भी तो मेरा ही सपना है। ये सपना हमारे संतों गुरु महापुरुषों ने देखा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा, महामना राम सुब्रमण्य ने देखा, ज्योतिबा फूले ने देखा, और तमाम तरह के अपमान सह के भी सपने को पूरा करने के लिए मान्यवर काशीराम साहब और बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन कुर्बान किया। उनका भी तो सपने, मेरे सपने क्या वो रखते हैं। मान्यवर काशीराम साहब और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक संयुक्त सपना था कि इस देश में कमजोर वर्गों के लोग, और वो भी डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग, समता समानता बंधुत्व भाईचारे की विचारधारा, ऐसा कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बने। ये मेरा भी सपना है कि मैं उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने में मेरा योगदान रहे, और हम मेहनत करके जिनका वोट है उनका राज आ जाए, इस बात पे भी हम लोग काम करते हैं। किंग मेकर बनना चाहते हैं आप? मैं किंग नहीं बनना चाहता, ना मैं किंग मेकर, मैं अपना काम करना चाहता हूँ। जिस तरीके से आप गोरखपुर चुनाव लड़ने गए, जितने भी वोट आए हो, आपने कहा कि ना मैसेजिंग गई है कि पूरे यूपी में मैसेजिंग गई है कि हमने साहब की सामने आकर टक्कर दी, आवाज दी। तो बनारस में ये संभव हो सकता है कि आप जाएं, आवाज दें, मैसेजिंग दें पूरे देश के लिए? अब तो सबको पता लग गया है कि हम सभी को टक्कर दे सकते हैं, और अगर ये नहीं होता तो हम आपके यहाँ नहीं बैठे होते। तो टक्कर देने का काम, मैंने आपसे कहा कि पार्टी का इश्यू है। पार्टी ने गोरखपुर कहा, मैं गोरखपुर गया लड़ने। पार्टी अगर कहीं और कहेगी, जैसा मैंने आपसे कहा, मैं उसका पालन। मैं पार्टी का एक बहुत ईमानदार और समर्पित कार्यकर्ता हूँ। पार्टी की लीडरशिप का जैसा फैसला होगा मैं उसका पालन करूंगा। क्लीशे नहीं हो गए ये जो जवाब है बड़ा ऐसा कि